गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स, मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। आज के हमारे वीडियो का टाइटल है एक्सीडेंट क्लेम गाइड 2026। बिना ड्राइविंग लाइसेंस और बगैर इंश्योरेंस के क्लेम कैसे लें, मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के रूल्स जानिए। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट 4 के साथ वीडियो में जूनियर वकीलों के लिए और हर गाड़ी मालिक के लिए ऐसी कड़वी सच्चाई लेकर मैं सामने आया हूं जो आपकी रातों की नींद उड़ाने के लिए काफी है। मान लीजिए आपकी गाड़ी से खुदा ना खास्ता सड़क पर कोई एक्सीडेंट हो जाता है। आप ये सोचकर बेफिक्र हो जाते हैं कि हमारी गाड़ी का फुल इंश्योरेंस है, बीमा कंपनी देख लेगी। ट्रिब्यूनल कोर्ट का यह आदेश आता है कि 50 लाख का मुआवजा जमा करो। बीमा कंपनी हाथ खड़े कर देती है और यह कहती है कि ना तो ड्राइवर के पास ड्राइविंग लाइसेंस था या फिर परमिट नहीं था, इसलिए हम 1 रुपया भी नहीं देंगे। ये 50 लाख रुपए आप गाड़ी मालिक से लीजिए, वो घर बेच कर दे या मकान बेच कर दे। और साथी वकील और गाड़ी मालिक ये सोचकर पुराने कानूनों के आधार पर बैठे रहते हैं कि हमने 2004 का स्वर्ण सिंह का केस देख लिया तो अब हमारा जो है कि फुल इंश्योरेंस होने के कारण हम बेफिक्र हो गए। लेकिन मैं आपको बता दूं साथियों, हर महीने कानून बदल रहे हैं, इसलिए हमें सभी कानूनों को और सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो नए जजमेंट्स पारित किए गए हैं उसमें जो नए नियम प्रतिपादित किए गए हैं उनको जानना हमारे लिए बेहद जरूरी है। अगर आपको हिंद समाचार लिमिटेड 2025 का सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का नया नियम नहीं मालूम है तो आप फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस के मामले में साबित ही नहीं कर पाएंगे कि गाड़ी मालिक की कोई गलती नहीं थी और बीमा कंपनी चुपके से क्लेम का राइट ले जाएगी। यदि आपको एम अनंती या के नागेंद्र 2025 के रूट विचलन के लिए नियम नहीं पता है तो भारी भरकम मुआवजा आपकी या आपके क्लाइंट की छाती पर आ गिरेगा। आधी अधूरी जानकारी लेकर कोर्ट में जाना पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। आपकी आधी अधूरी जानकारी या एक गलत बहस से आपका क्लाइंट सड़क पर भी आ सकता है। क्या आप ऐसा कलंक झेलना चाहेंगे? लेकिन घबराइए मत, यदि कानून रास्ता रोकता है तो बचाव का रास्ता भी दिखाता है। बस आपको समय के हिसाब से अपडेट होने की जरूरत है। इसीलिए आपकी इसी समस्या के समाधान के लिए मैंने आपके लिए एक डिजिटल ई बुक तैयार की है जिसमें जो लेटेस्ट कानून है, सर्वोच्च न्यायालय के 4 लेटेस्ट जजमेंट उसमें मैंने शामिल किए हैं और इसकी पूरी सरल व्याख्या की है। आपको आगे की जानकारी मैं उसी डिजिटल ई बुक के अंदर से दूंगा। डिजिटल ई बुक की लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा दे दी गई है। यदि आपको आवश्यकता महसूस हो तो आप उस डिजिटल ई बुक को खरीद भी सकते हैं। अब मैं आपको आगे की जानकारी डिजिटल ई बुक के अंदर से दूंगा। आइए सर, लेट्स गो। डिजिटल ई बुक से परिचय में आपका वीडियो के अंत में कराऊंगा। आज के वीडियो को हम 2 भागों में समझेंगे। भाग 1 है जब गाड़ी का इंश्योरेंस चालू था लेकिन लाइसेंस नहीं था या फर्जी था, और भाग 2 है जब गाड़ी का इंश्योरेंस था ही नहीं तब हम क्या करेंगे। तो हम सबसे पहले भाग 1 को देख लेते हैं कि जब गाड़ी का इंश्योरेंस चालू था लेकिन लाइसेंस नहीं था। यह कोर्ट रूम की सबसे आम परिस्थिति। अक्सर ये स्थितियां जब हम एक्सीडेंट का केस लड़ते हैं तो हमारे सामने आती हैं कि या तो ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो गया था, नवीनीकरण नहीं कराया गया था, या उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस था ही नहीं, या फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस था। ऐसी स्थितियां हमारे सामने अक्सर आती हैं। और दुर्घटना कारित करने वाले वाहन का बीमा तो है लेकिन ड्राइवर के पास या तो लाइसेंस नहीं है या उसका लाइसेंस फेल हो चुका है या फिर फर्जी है। तब ऐसी स्थिति में बीमा कंपनी का स्टैंड बनाम कानून की मंशा क्या होगी? बीमा कंपनियां कोर्ट में धारा 150(2) का हवाला देकर कहती हैं। 150(2) क्या है सर, आप जानते हैं? ये जो पहले धारा 149 थी उसको 2019 में संशोधन करके 150 कर दिया गया है। 149 को 150 कर दिया गया है और ये 1 अप्रैल 2022 को ये संशोधन लागू हुआ है और इसमें 150(1) और 150(2) दो धाराएं इसमें शामिल कर दी गई हैं। 150(2) में बीमा कंपनी क्या क्या बचाव के आधार ले सकती है उसके बारे में बताया गया है और 150(1) में यह बताया गया है कि भले ही बीमा कंपनी इस बात की हकदार हो कि वो बीमाकर्ता का लाइसेंस निरस्त कर दे बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन होने के कारण, मतलब उसको बीमा जो लाइसेंस बीमा किया गया उसको निरस्त कर दे, ये अधिकार पा चुकी है, मतलब बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन कर दिया गया कहीं ना कहीं, तब भी उस स्थिति में भी बीमा कंपनी को भुगतान करना होगा और वो मालिक से वसूल कर सकती है। ये 150(1) जो है ये विशेष रूप से पे और रिकवर के संबंध में ही है। जो पहले 149(4) में दी गई थी उसमें स्पष्ट शब्द लिखा हुआ था पे एंड रिकवर, पहले भुगतान करो और फिर बाद में वसूल करो। लेकिन
इस अमेंडमेंट के बाद इस शब्द को बिल्कुल हटा दिया गया, इसमें से गायब कर दिया गया, लेकिन उसका आशय यही है। और सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो मैं 4 जजमेंट आपको बताने जा रहा हूं, उसमें उसी चीज को शामिल करते हुए उसकी जो मूल भावना है, जो है कि एक वेलफेयर, जो है कि कल्याणकारी एक अधिनियम है मोटर व्हीकल एक्ट, उसकी भावनाओं का और ध्यान में रखते हुए इसमें फैसले दिए गए हैं। और इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य किसी को सजा देना नहीं है, बल्कि पीड़ित को जस्ट कंपनसेशन देना है, उचित मुआवजा देना है। अब मैं आपको आगे की जानकारी देता हूं कि ये बीमा कंपनी का स्टैंड जो है 150(2) का हवाला देकर कहती है कि यह पॉलिसी की शर्तों का सीधा उल्लंघन है, इसलिए वे 1 रुपए का भी भुगतान नहीं करेंगी। 150 की पूरी डेफिनेशन अध्याय 20 में, इस डिजिटल ई बुक के अध्याय 20 में मेरे द्वारा दे दी गई है। पूरी धारा मैंने टाइप की हुई है उसमें, जो बुक में दी गई है, और उसकी सरल व्याख्या भी की गई है। और कल ही एक वीडियो भी अपलोड किया है मैंने इसी के ऊपर, स्पेशली धारा 150 पर। अगर आप चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जाकर उस वीडियो को आप देख भी सकते हैं, और उस वीडियो की डिजिटल ई बुक की लिंक उसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा दे दी गई है। और हमेशा बीमा कंपनी 150(2) में जो आधार दिए गए हैं उन्हीं आधारों को लेकर आती है, और उन आधारों के अलावा भी बहुत से आधार हैं जो बीमा कंपनी लेकर आती है। अब बीमा कंपनी ने कह दिया कि 150(2) का सीधा उल्लंघन है और हम 1 रुपये का भी भुगतान हम नहीं करेंगे, लेकिन यहीं पर कानून का कल्याणकारी रूप, सोशल वेलफेयर इंटरप्रिटेशन सामने आता है। कोर्ट कहती है कि गाड़ी मालिक या ड्राइवर की है, गलती गाड़ी मालिक या ड्राइवर की है, इसमें उस निर्दोष पीड़ित की क्या गलती है जो सड़क पर चल रहा था, इसमें कोर्ट का ये कहना रहता है। अब पे एंड रिकवर का सुरक्षा चक्र किस प्रकार से चालू होगा? अदालतें ऐसे मामले में पे एंड रिकवरी का आदेश देती हैं। इसका सीधा मतलब है, पे मतलब भुगतान करो और वसूल करो। कोर्ट इंश्योरेंस कंपनी को आदेश देगी कि आप पहले पीड़ित या मृतक के परिवार को पूरा क्लेम ब्याज सहित चुकाएं, और दूसरे में रिकवरी, वसूली। पीड़ित को पैसा देने के बाद इंश्योरेंस कंपनी का कानूनी अधिकार मिल जाता है कि वह गाड़ी मालिक की संपत्ति से या उससे सीधे और पूरी राशि वसूल कर सके। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट है, नंबर 1 है, मैं इसका सारांश बता रहा हूं सर अभी चारों जजमेंट का। उसके बाद इसकी तालिका भी तैयार की है और उसमें विवाद का कारण भी तैयार किया हुआ है। और उसके बाद इस डिजिटल ई बुक में इन पूरे जजमेंट्स को, पूरा जजमेंट्स भी मैंने लिखा हुआ और उसकी सरल व्याख्या भी की है। जितना समय होगा उस हिसाब से उसके अंदर से मैं आपको आगे की जानकारी दूंगा, लेकिन मुख्य जानकारी तो मैं आपको दे ही देता हूं। नंबर 1 है नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम स्वर्ण सिंह 2004, 3SCC 297। यह इस विषय का मदर जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने साफ कहा था कि सिर्फ लाइसेंस न होना बीमा कंपनी को दायित्व से मुक्त नहीं करता, थर्ड पार्टी मतलब पीड़ित के प्रति कंपनी का दायित्व बना रहता। यह एक जनक है इस सिद्धांत का, पे एंड रिकवरी का, यहीं से इसकी शुरुआत होती है। और उसके 22 साल बाद, कितने साल बाद सर? 22 साल बाद जो है कि एम अनंती बनाम पी वेंकटेशन 29 जनवरी 2025 सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के पैरा क्रमांक 9, 10, 11 में भी इसी स्वर्ण सिंह के फैसले का हवाला देकर यही फैसला दिया गया। 22 साल की अवधि बड़ी अवधि होती है सर। कहां 2004 का फैसला है और ये कहां 2025 का फैसला है। और भी कई फैसलों में इसका हवाला दिया गया है। तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि लाइसेंस ना होना बीमा कंपनी को दायित्व से मुक्त नहीं करता। अब यदि आपने एक्सीडेंट क्लेम आपके पास आया, या जिस भी व्यक्ति का दुर्घटना में एक्सीडेंट हो गया है और वो थाने में FIR लिखाता है और वहां पर उसको फिर बाद में मालूम पड़ता है कि सामने वाले का ड्राइविंग लाइसेंस है ही नहीं, तो एकदम से हताश निराश हो जाता है। या हम एडवोकेट होने के बाद भी यदि हमें इन कानूनों की जानकारी नहीं है, तो हम भी थोड़ा सा सोच में पड़ जाते हैं कि अरे ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो हम इसका क्लेम ही नहीं लगाते हैं, क्योंकि बीमा कंपनी भुगतान नहीं करेगी, सीधा सा धारा 150(2) का उल्लंघन है। तो ऐसे क्लेम को या तो हम वापस कर देते हैं या लगाते ही नहीं है, और लगा भी देते हैं तो फिर हमें इन चीजों की जानकारी नहीं होती है और हम सिर्फ माननीय न्यायालय के समक्ष खड़े हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में कई बार हमारा नुकसान भी हो जाता है। तो एक चीज हमारी क्लियर हो चुकी है सर, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम स्वर्ण सिंह 2004 में, कि यदि लाइसेंस नहीं भी है तो भी बीमा कंपनी का दायित्व बनता है कि वो भुगतान करेगी। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जजमेंट नंबर 1 है और ये लैंडमार्क जजमेंट है, मदर जजमेंट है, और यही इस सिद्धांत का जनक है, यहीं से इसकी उत्पत्ति होती है। अब दूसरा देखते हैं हम, एम अनंती बनाम अन्य बनाम पी वेंकटेशन सुप्रीम कोर्ट 29 जनवरी 2025, जो मैंने जस्ट आपको बताया था, ये 2025 का फैसला और 22 साल बाद आया है। इसमें स्वर्ण सिंह के फैसले का भी हवाला दिया गया, उसको भी मैंने जजमेंट के अंदर जो डिजिटल ई बुक में लिखा हुआ है वहां पर अंडरलाइन किया हुआ है, जहां जहां स्वर्ण सिंह फैसले का उल्लेख आया है। इसका सारांश मैं आपको बता दूं, इसमें भी लाइसेंस नहीं था। आप ध्यान रखिएगा, हमारा वीडियो का भी टाइटल यही है, या तो लाइसेंस नहीं है या इंश्योरेंस नहीं है।
दो भागों में हमने आज के वीडियो को बांटा है। तो भाग एक चल रहा है हमारा, जब ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। इसमें सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट है। इसमें क्या कहता है सर, ये 29 जनवरी 2025 का ये फैसला है। इस बिल्कुल हालिया फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि ड्राइवर के पास लाइसेंस ना होने पर भी हाई कोर्ट सीधे बीमा कंपनी को बरी नहीं कर सकता। कंपनी को पहले भुगतान मतलब पे करना होगा और फिर मालिक से रिकवरी करनी होगी। ये बिल्कुल बताया गया है। एक बार और मैं पढ़ के बता देता हूं, क्योंकि 2025 का 29 जनवरी का सर लेटेस्ट जजमेंट है और ये भी लाइसेंस नहीं होने वाली सिचुएशन पर ही है। इस हालिया फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि ड्राइवर के पास लाइसेंस ना होने पर भी हाई कोर्ट सीधे बीमा कंपनी को बरी नहीं कर सकता। कंपनी को पहले भुगतान करना होगा, फिर मालिक से रिकवरी करना होगी। इसको सरल उदाहरण से हम समझ लेते हैं। मान लीजिए शामू के पास कोई लाइसेंस नहीं है और वह रामू की कार लेकर सड़क पर निकलता है। शामू से हरिप्रसाद नाम के एक राहगीर का एक्सीडेंट हो जाता है। हरिप्रसाद गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। कार का इंश्योरेंस चालू था। अब कोर्ट का फैसला जो आया, हरिप्रसाद को कोर्ट 4 लाख का क्लेम दिलाता है। एम अनंती केस के नियम के अनुसार इंश्योरेंस कंपनी हरिप्रसाद को तुरंत 4 लाख दे देगी। इसके बाद कंपनी रामू गाड़ी मालिक के खिलाफ रिकवरी केस लगाकर उससे अपने 4 लाख वसूल करेगी। हरिप्रसाद को कोर्ट के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। तीसरा जजमेंट है सर हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का लैंडमार्क जजमेंट, लेटेस्ट जजमेंट है। हिंद समाचार लिमिटेड दिल्ली इकाई बनाम नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ड्राइवर का लाइसेंस फर्जी पाया गया। हाईकोर्ट के अनुमान के आधार पर मान लिया हाईकोर्ट ने अनुमान के आधार पर मान लिया कि मालिक और ड्राइवर में मिली भगत थी और मालिक से वसूली का आदेश दे दिया। हाईकोर्ट का आदेश रद्द कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल लाइसेंस फर्जी होने से मालिक दोषी नहीं होता। यदि मालिक की सचेत मिलीभगत या घोर लापरवाही साबित नहीं होती तो पूरी लायबिलिटी बीमा कंपनी की होगी, मालिक से कोई रिकवरी नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट नंबर 4 है। के नागेंद्र बनाम न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी 29 अक्टूबर 2025। इसमें यदि कोई बीमित व्यवसायिक वाहन जैसे बस या ट्रक अपने स्वीकृत परमिट रूट से हटकर किसी अन्य मार्ग या शहर में दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, ये परमिट से रिलेटेड है सर। इस परमिट को मैं हाईलाइट कर रहा हूं, येलो कलर से आप देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, ये मैंने हाईलाइट कर दिया। इसको परमिट से हटके गाड़ी चल रही थी, इसमें रूट से हटकर किसी अन्य मार्ग या शहर में दुर्घटनाग्रस्त होता है तो क्या बीमा कंपनी क्लेम देने से पूरी तरह मना कर सकती है? अंतिम निर्णय सर्वोच्च न्यायालय का क्या है, ध्यान से सुनिएगा। सामाजिक न्याय और कारपोरेट हितों के बीच संतुलन बनाया गया। कोर्ट ने प्रतिपादित किया कि मार्ग का उल्लंघन बीमा शर्तों का उल्लंघन तो है, लेकिन उसके आधार पर पीड़ित को बिना मुआवजे के नहीं छोड़ा जा सकता। अदालत ने उच्च न्यायालय के पे एंड रिकवर के आदेश को पूरी तरह सही माना और इसमें जो बीमा कंपनी पहले बढ़ी हुई मुआवजा राशि 31,84,000 दावेदारों को देगी और फिर मालिक से वसूल करेगी। तो ये 4 सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट है जो 2004 से चालू होकर 2024 पर आकर रुके हैं। यदि आपने इन जजमेंटों का इस्तेमाल किया तो मुझे पूरा यकीन और पूरा विश्वास है कि आपको इसका पूरा लाभ जरूर मिलेगा, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जो जजमेंट है पूरे ऑल इंडिया में वो लागू हैं और वही बेसिक आधार है। उसमें जो सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं उन सिद्धांतों का हवाला देकर हम कोर्ट में जज साहब से निवेदन कर सकते हैं, आर्गुमेंट कर सकते हैं कि हमारे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, उसके बाद भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इन 4 जजमेंटों में जो है कि बीमा कंपनी को भुगतान करने का आदेश किया गया है, तो माननीय न्यायालय हमारे केस में भी इसमें बीमा कंपनी को आदेशित करें कि वो हमारे पीड़ित को भुगतान करे। यही वो बेसिक चीजें हैं जो हमारे लाइब्रेरी में नहीं होती हैं और एक आम व्यक्ति भी अक्सर इन्हीं से घबराता है। मेरा वीडियो बनाने का भी यही मकसद था। मैं आपको इन चारों ऐतिहासिक निर्णयों का तुलनात्मक विश्लेषण और बता देता हूं सर आपको। एट अ ग्लेंस नंबर 1 है, ये मैंने तालिका बनाई है सर। इसमें नंबर 1 है क्रम संख्या, दूसरे में केस का नाम और निर्णय की तिथि है, तीसरे कॉलम में विवाद का मुख्य कारण है रीजन ऑफ डिस्प्यूट और चौथे अंतिम कॉलम में माननीय सुप्रीम कोर्ट का अंतिम निर्णय फाइनल जजमेंट। नंबर 1 हम देखते हैं, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम स्वर्ण सिंह और अन्य। पूरे देश में ड्राइवरों के लाइसेंस में कमियां थी, जैसे फर्जी, समाप्त, गलत श्रेणी या लर्निंग लाइसेंस, और बीमा कंपनियों का तर्क था कि यह नीतिगत उल्लंघन है। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा
पे एंड रिक्वायर का ऐतिहासिक सिद्धांत प्रतिपादित किया। कोर्ट ने आदेश दिया कि बीमा कंपनी पहले पीड़ित को 100% भुगतान करेगी और बाद में मालिक से वसूल कर सकेगी। दूसरा जजमेंट है सर हमारा हिंद समाचार लिमिटेड दिल्ली इकाई बनाम नेशनल इंश्योरेंस कंपनी। इसमें जो विवाद का कारण था, ड्राइवर का लाइसेंस फर्जी पाया गया था। हाई कोर्ट ने अनुमान के आधार पर मान लिया कि मालिक और ड्राइवर में मिली भगत थी और मालिक से वसूली का आदेश कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसमें क्या जजमेंट दिया सर? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का आदेश था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल लाइसेंस फर्जी होने से मालिक दोषी नहीं होता। यदि मालिक की सचेत मिलीभगत या घोर लापरवाही साबित नहीं होती तो पूरी लाइबिलिटी बीमा कंपनी की होगी, मालिक से कोई रिकवरी नहीं होगी। जजमेंट नंबर 3 है सर हमारा एम अनंती एवं अन्य बनाम पी वेंकटेशन और अन्य। इसमें जो विवाद का कारण था, दुर्घटना करने वाले वाहन के चालक के पास बिल्कुल भी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। हाई कोर्ट ने बीमा कंपनी को दायित्व से पूरी तरह मुक्त कर दिया। यह आपके साथ भी हो सकता है, किसी के भी साथ हो सकता है। जब हाई कोर्ट मुक्त कर रहा है तो लोअर कोर्ट क्यों नहीं कर सकता? लोअर कोर्ट तभी नहीं करेगा जब हम पहले से ही तैयारी कर डायस पर जाएंगे और जज साहब के समक्ष इन साइटेशनों को रखेंगे और हम निवेदन करेंगे। वरना आप देख रहे हैं ये जो अनंती वाला मामला है के अनंती एवं अन्य बना पी वेंकटेशन, इसमें हाई कोर्ट ने ये डिसाइड किया था और बीमा कंपनियों को क्लीन चिट दे दी। तो आप समझ सकते हैं कि लोअर कोर्ट में भी ऐसा होना कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा हो सकता है लेकिन आपके साथ नहीं होगा यदि आप पहले से कानून की तैयारी कर जाएंगे और इस सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को सूची अनुसार दस्तावेज सूची अनुसार बनाकर न्याय दृष्टांत सूची बनाकर कोर्ट में आज जज साहब के समक्ष यदि पेश करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपका नुकसान होने से भी बच जाएगा और आपके पक्षकार का भी नुकसान होने से जरूर बचेगा और एक बड़ी मात्रा में मुआवजा राशि आपको प्राप्त होगी। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा पी वेंकटेशन के मामले में? सुप्रीम कोर्ट ने स्वर्ण सिंह 2004 को दोहराते हुए कहा कि भले ही ड्राइवर के पास लाइसेंस बिल्कुल ना हो तब भी बीमा कंपनी को पहले पीड़ित को पूरा भुगतान करना होगा और बाद में मालिक से वसूली करने के लिए स्वतंत्र है। चौथा जजमेंट है हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का के नागेंद्र बनाम के नागेंद्र बनाम द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। इसमें जो विवाद का कारण था, व्यवसायिक बस के पास वैध परमिट तो था लेकिन उसने परमिट मार्ग का उल्लंघन किया था। बस तय रूट से अलग हटकर दूसरे रूट पर चल रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जब चल रही थी, एक मिनट सर बता दूं मैं आपको, और दुर्घटना का शिकार हो गया था। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने रूट से भटकना पॉलिसी का तकनीकी उल्लंघन है। इसके आधार पर पीड़ित को मुआवजा से वंचित नहीं किया जा सकता। बीमा कंपनी पहले दावेदार को भुगतान करेगी फिर बस मालिक से राशि वसूल कर सकेगी। तो ये चारों जजमेंट की तालिका में से सर मैंने आपको पढ़ के बताया है और उसके बाद इन चारों जजमेंटों का विस्तृत विधिक सारांश डिटेल वर्डिक्ट्स इसमें मेरे द्वारा लिखा गया है, जो मैं आपको बता दूं। नंबर 1 में नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम स्वर्ण सिंह 2004, पूरा विवाद का कारण इसमें लिखा गया है डिजिटल बुक में। दूसरा हिंद समाचार लिमिटेड 8 अक्टूबर 2025, इसमें भी विवाद का कारण और जजमेंट का निर्णय लिखा गया है। और एम अनंती 29 जनवरी 2025, इसका भी पूरा इसमें दिया गया है। और चौथा के नागेंद्र 19 अक्टूबर 2025। तो चारों जजमेंट हैं जो मेरे द्वारा इस डिजिटल ई बुक में आप लोगों के लिए दे दिए गए हैं। और आज के वीडियो से रिलेटेड मुकम्मल कानूनी जानकारी सर मैंने आपको प्रदान कर दी है। अब मैं आपको आगे की स्थिति और बता देता हूं जो हमारे केस से रिलेटेड है। जैसे कि अब हमारा आता है सर भाग 2। पूरी जानकारी नहीं दी है, मैं गलत कह गया था। अभी मैंने भाग 1 की पूरी जानकारी दी है। अब मैं भाग 2 पर आता हूं। जैसा कि वीडियो के प्रारंभ में मैंने आपको बताया था कि 2 भाग में आपको जानकारी दूंगा। भाग 2 है जब गाड़ी का इंश्योरेंस था ही नहीं या पॉलिसी फेल थी, तब क्या किया जाएगा। यह स्थिति वकीलों के लिए सबसे ज्यादा दिमाग लगाने वाली होती है। यदि दुर्घटना करने वाली गाड़ी का कभी बीमा हुआ ही नहीं था या एक्सीडेंट वाले दिन पॉलिसी का नवीनीकरण मतलब रिन्यूअल ही नहीं कराया गया था, तब मैदान में कोई बीमा कंपनी होती ही नहीं है। ऐसे में पीड़ित लाभ कैसे उठाएं? उसके 3 रास्ते हैं। क्या रास्ते हैं? नंबर 1 रास्ता है गाड़ी मालिक की व्यक्तिगत संपत्ति से वसूली। नियम: पीड़ित परिवार सीधे क्लेम कोर्ट, ट्रिब्यूनल कोर्ट, एमएससीटी कोर्ट में गाड़ी मालिक और ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज करेगा। कोर्ट पीड़ित के नुकसान का आकलन करके सीधे गाड़ी मालिक के नाम पर अवार्ड या डिक्री पारित करेगी। वसूली का तरीका क्या होगा? यदि गाड़ी मालिक मुआवजा देने से आनाकानी करता है तो संशोधित नियम धारा 174 के तहत क्लेम कोर्ट से सर्टिफिकेट जारी कराकर कलेक्टर के माध्यम से गाड़ी मालिक का मकान, दुकान, खेत या खुद का गाड़ी कुर्क करवाकर क्लेम की राशि वसूल की जा सकती है। नंबर 2 क्या है सर? इसमें
धारा 164 के तहत नो फॉल्ट लाइबिलिटी संशोधित मोटर एक्ट अधिनियम की धारा 164 पीड़ितों के लिए एक सुरक्षा कवच का काम करती है। जब ऐसी स्थिति बन जाती है कि आगे पीछे कुछ भी नहीं है, तब हम इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि इसमें पीड़ित पक्ष को यह साबित करने की कोई जरूरत नहीं होती कि ड्राइवर की गलती या लापरवाही थी ही नहीं। तयशुदा मुआवजा इसमें दिया जाता है। इस धारा के तहत गंभीर रूप से स्थायी दिव्यांगता डिसेबिलिटी स्थायी रूप से हुए तब ये लागू होगा। आने पर 2.5 लाख रुपए और मृत्यु की दशा में 5 लाख रुपए का क्लेम सीधे गाड़ी मालिक को तुरंत देना होगा। एक सरल उदाहरण से हम समझ लेते हैं। मान लीजिए सोहन ने अपनी मोटरसाइकिल का बीमा नहीं करवाया था, उसकी बाइक से मोहन का एक्सीडेंट हो जाता है और मोहन की मृत्यु हो जाती है। सोहन कहता है कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैं कहां से दूं। कानून, मोहन के परिजन कोर्ट जाएंगे। कोर्ट धारा 164 के तहत 5 लाख का अवार्ड सीधे मोहन के खिलाफ करेगी। सोहन के पास पैसे ना होने पर कोर्ट सोहन की जमीन या मोटरसाइकिल कुर्क करके मोहन के परिवार को 5 लाख का क्लेम दिलाएगी। मैंने मेरे पिछले 2-3 वीडियो में भी उदाहरण बताया था सर, मेरा खुद का आंखों देखा मामला है, मेरे ही परिचित थे वो, तकरीबन 12 या 15 साल पुराना मामला है। उन्होंने नई बस खरीदी थी और उसका बीमा नहीं हो पाया था और एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। अब वो बस से हुई थी या अन्य कारण से हुई थी ये तो पता नहीं लग पाया था, लेकिन एफआईआर बस के ऊपर ही हुई थी और उसमें कोर्ट के द्वारा उस समय 10 लाख रुपए का क्लेम पारित किया गया था सर, जबकि उनके पास इतनी राशि अवेलेबल ही नहीं थी कि वो राशि कहां से दें। अब ऐसी स्थिति में क्या किया जा सकता है? मजबूरी में उन्हें उनकी जमीन को बेचना पड़ा। तकरीबन 3 या 4 बीघा जमीन उन्होंने बेच के मुआवजा दिया सर। कि ऐसी स्थिति किसी भी व्यक्ति के साथ कभी भी किसी भी क्षण हो सकती है। तो इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स तो हम कंप्लीट रखें ही, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस, बीमा, रजिस्ट्रेशन, फिटनेस, कमर्शियल वाहन में परमिट और वो एक्सेल वेट ओवरटर्न ना हो, ये सभी, और सावधानी पूर्वक हम गाड़ी चलाएं। ऐसा ना हो कि हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं और हमने लापरवाही पूर्वक अत्यधिक तेज गति से गाड़ी चलाकर सामने वाले की मृत्यु कारित कर दी या उसको गंभीर चोटें पहुंचा दी। ये हमें ध्यान रखना है। हमें डॉक्यूमेंट्स तो कंप्लीट रखना ही है और सड़क पे सावधानी के साथ गाड़ी भी चलाना है ताकि किसी का नुकसान ना हो। अब ये उदाहरण सर मैंने आपको बता दिया। अब भाग 3 है इसका, जब टक्कर मारने वाली गाड़ी अज्ञात हो। ये मैं आपको वीडियो के प्रारंभ में नहीं बता पाया था। मैंने वीडियो के प्रारंभ में आपको सिर्फ 2 ही भाग बताए थे कि आज के वीडियो में हम 2 भागों को देखेंगे, जबकि इसमें 3 भाग मैंने शामिल किए हैं। जो तीसरा भाग मैं आपको बताने जा रहा हूं, जब टक्कर मारने वाली गाड़ी अज्ञात हो, हिट एंड रन केस। कई बार एक्सीडेंट इतना भयानक होता है कि टक्कर मारने वाला वाहन मौके से भाग जाता है, उसका नंबर या इंश्योरेंस का कोई सुराग हमें नहीं मिलता है। अब हमें ऐसे में सरकारी योजना का लाभ लेना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में पीड़ित परिवार को निराश होने की जरूरत नहीं है। केंद्र सरकार की सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए मुआवजा योजना के तहत सीधे सरकारी खजाने से हिट एंड रन से मुआवजा मिलता है। मृत्यु होने पे 2 लाख रुपए सीधे परिजनों को मिलते हैं। गंभीर घायल होने पर 50,000 रुपए की त्वरित सहायता दी जाती है। प्रक्रिया इसकी यह होगी कि एक्सीडेंट के तुरंत बाद पुलिस एफआईआर की कॉपी के साथ स्थानीय एसडीएम या क्लेम इंक्वायरी ऑफिसर के कार्यालय में सीधे फॉर्म भरना होता है। यह राशि सीधे बैंक खाते में आ जाती है। ये इसकी प्रोसेस है। और जो हमारा अब मुख्य जो निष्कर्ष है सर इसका, जो आज के वीडियो का, कि अगर गाड़ी का बीमा है तो ड्राइवर के पास लाइसेंस ना होने पर भी पे एंड रिकवर के जरिए बीमा कंपनी से पैसा मिलेगा। अगर गाड़ी का बीमा नहीं है तो कानून मालिक की संपत्ति कुर्क कराकर धारा 164 के तहत मुआवजा दिलवाएगा। और गाड़ी अज्ञात है तो हिट एंड रन का योजना के तहत सरकार मदद करेगी। तो यह हमारे वीडियो का निष्कर्ष हुआ। तो आज के वीडियो में हमने सर तीनों भागों को समझ लिया है। मैं वीडियो के प्रारंभ में 2 ही बता पाया था, तीसरा अभी मेरे को उस समय ध्यान नहीं था और अब मेरे को ध्यान आ गया, इसमें से मैंने आपको बता दिया। तीनों भागों पर हमने चर्चा कर ली। नंबर 1 है, जब गाड़ी का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं हो तब भी बीमा कंपनी भुगतान करेगी। किस प्रकार से करेगी वो सारी जानकारी डिजिटल बुक में मेरे द्वारा लिख दी गई है और आपको वीडियो में बता भी दी गई है। दूसरा है, यदि इंश्योरेंस है ही नहीं तब हमें क्या करना होगा, वो भी पूरी डिटेल जानकारी इस डिजिटल ई बुक में मेरे द्वारा लिख दी गई है और आपको वीडियो में बता भी दी गई है। तीसरा भाग है हमारा हिट एंड रन का, कि वो अज्ञात वाहन था और भाग गया तो हम क्या करेंगे, तो वो भी स्थिति की पूरी डिटेल जानकारी इस डिजिटल ई बुक में मेरे द्वारा लिख दी गई है और आपको वीडियो में बता दी भी गई है। अब मोटर यान की धारा 150(1) और 150(2) में आपसी संबंध भी इसमें मेरे द्वारा बताए गए हैं। थोड़ी सी मैं जानकारी सर इसको दे देता हूं कि कोर्ट रूम से बहस के दौरान दोनों पक्ष, बीमा कंपनी और पीड़ित पक्ष, इन उपधाराओं का इस्तेमाल किस तरह करते हैं।
दोनों अवधाराओं का जो आपसी कानूनी टकराव है कि बीमा कंपनी का जो स्टैंड होता है वो 150(2) पे होता है। मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 150(2) पे क्या होता है कि बीमा कंपनियां जब कोर्ट में अपना लिखित जवाब या बचाव पेश करती हैं, वे धारा 150(2) का हवाला देती हैं, क्योंकि धारा 150(2) में ही वह पूरी सूची दी गई है, जैसे फर्जी लाइसेंस, बिना परमिट गाड़ी चलाना, शराब पीकर गाड़ी चलाना, जिसके आधार पर कंपनी अपनी कानूनी प्रतिरक्षा यानी डिफेंस तय करती है। कंपनी कहती है कि चूंकि धारा 150(2) के तहत नीति का उल्लंघन हुआ है, इसलिए हम क्लेम से मुक्त हैं। इस पे मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा सर, पूरी लिस्ट मैंने तैयार करके रखी है आपके, अभी आपको शॉर्ट में परिचित करा रहा हूं। पीड़ित पक्ष का काउंटर और कोर्ट का आदेश। पीड़ित पक्ष क्या कहेगा? धारा 150(1) का हवाला लेगा। क्या कहेगा? यहीं पर आपका बिंदु धारा 150(1) ब्रह्मास्त्र बनता है। कोर्ट कंपनी की दलील को सुनकर कहती है कि भले ही आपके पास 150(2) का बचाव है, लेकिन धारा 150(1) के तहत पीड़ित के प्रति आपका प्राथमिक वैधानिक दायित्व खत्म नहीं होता। धारा 150(1) का नॉट विस्लैंडिंग क्लास इस बात के होते हुए भी कि कंपनी पॉलिसी रद्द करने का हक रखती है, कंपनी को पे करने के लिए मजबूर करती है। इस पे मैंने स्पेशल वीडियो बनाया है सर, धारा 150 पे, जो कल ही मैंने मेरे चैनल पर अपलोड किया है। उसमें पूरी धारा 150 सबसे बड़ी धारा है, तकरीबन इसमें 8 पन्ने हैं सर बुक के अंदर, 6-7 पन्ने तो हैं ही। वो पूरी धारा मैंने उसमें टाइप की है, जो बुक में दी हुई है वर्ड टू वर्ड, और उसकी सरल व्याख्या भी मेरे द्वारा की गई है। यदि आप इस धारा को पूरी तरीके से समझना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जाकर उस वीडियो को आप देख सकते हैं। दूसरा है सर, इसमें जो है कि बीमा कंपनी का स्टैंड बनाम कानून की मंशा। दुर्घटना के मामलों में बीमा कंपनी कोर्ट में 150(2) के विनिर्दिष्ट बचाव, जो मैंने आपको बताया, इनका हवाला लेती है। आप 150 का हवाला लेंगे और सुप्रीम कोर्ट के ये जो लैंडमार्क जजमेंट है इनका आप हवाला लेंगे। अब इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो लैंडमार्क जजमेंट मैंने आपको बताया था, अब मैं आपको डिजिटल ई बुक से सर परिचित करा रहा हूं कि वो पूरा जजमेंट भी मैंने इस पे लिखा हुआ है और उसकी सरल व्याख्या भी इसमें मेरे द्वारा की गई है। जैसे कि नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम स्वर्ण सिंह और अन्य 5 जनवरी 2004 का है। ये पूरा जजमेंट सर मैंने इसमें लिखा हुआ है और इसको मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। जजमेंट का ये आखिरी पेरा है, ट्रांसलेशन करा हुआ है, और उसमें 3 डॉट आपको दिखाई दे रहा है, ये इसका उपपेरा है, उसी में से मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं। ये ट्रांसलेशन है सर मूल जजमेंट की, कि बीमाकर्ता द्वारा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन, जैसे कि चालक की अयोग्यता या चालक का अमान्य ड्राइविंग लाइसेंस, जैसे कि धारा 149 की धारा 2 की उपधारा का की उपधारा 2 में वर्णित है। यह धारा 149 लिखी हुई आप ध्यान रखिएगा सर, क्योंकि ये 2004 का जजमेंट है और ये धारा बदलकर अब धारा 150 कर दी गई, 150(1) और 150(2). ये संशोधन 2019 से पहले का जजमेंट है, जो 2019 में संशोधन हुआ और 1 अप्रैल 2024 को लागू हुआ, 2022 को 1 अप्रैल 2022 को लागू हुआ। तो ये पहले का जजमेंट है, इसलिए इसमें पहले वाली धारा लिखी हुई है, आप यहां पर ध्यान रखिएगा। बीमा धारक द्वारा किया गया सिद्ध होना आवश्यक है। क्या? बीमाकर्ता द्वारा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन, जैसे कि चालक की अयोग्यता या चालक का अमान्य ड्राइविंग लाइसेंस, जैसे कि धारा 149 की धारा फलानी फलानी, बीमा धारक द्वारा किया गया सिद्ध होना आवश्यक है, ताकि बीमाकर्ता दायित्व से बच सके। केवल, अब यहां पर ध्यान से सुनिएगा, केवल ड्राइविंग लाइसेंस का न होना, फर्जी या अमान्य ड्राइविंग लाइसेंस का होना, या संबंधित समय पर चालक या वाहन चलाने के लिए अयोग्य होना बीमाकर्ता के लिए बीमा धारक या तीसरे पक्ष के विरुद्ध बचाव का आधार नहीं है। ये सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जजमेंट के इस पेरा में बता दिया गया। आगे बताया है कि बीमा धारक के प्रति अपने दायित्व से बचने के लिए बीमाकर्ता को यह सिद्ध करना होगा कि बीमा धारक लापरवाही का दोषी था और उसने पॉलिसी की शर्त को पूरा करने में उचित सावधानी नहीं बरती, जिसमें वाहन का विधिवत लाइसेंस प्राप्त चालक द्वारा या ऐसे चालक द्वारा किया जाना था जो संबंधित समय पर वाहन चलाने के लिए अयोग्य नहीं था। ये बीमा कंपनी को इसमें साबित करना होगा। ये मैंने आपको जजमेंट के पेरे के अंदर से पढ़कर बताया है सर, और भी बहुत कुछ इसमें लिखा हुआ है, लेकिन मैंने आपको मुख्य बात बता दी। इसकी सरल व्याख्या मैंने की है, स्क्रॉल करके मैं आपको ले जा रहा हूं ताकि आपको डिजिटल ई बुक से परिचित भी हो जाए सर। और इसके बाद यह आता है हमारा अगला जजमेंट, ये आता है हिंद समाचार लिमिटेड दिल्ली इकाई बनाम नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 8 अक्टूबर 2024। इसमें जो अपील करता है एक ट्रक मालिक है, जो एक दुर्घटना में शामिल था जिसमें 9 लोगों की जान चली गई थी, और 2 दीपक सिंह दिनांक जो है कि 8/10/2025 ST, ये मतलब उसका घटना का संक्षिप्त विवरण लिखा हुआ है। अब मैं जजमेंट के इसमें काफी फैसलों का हवाला दिया गया है सर, आप देख रहे हैं
जैसे कि यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी बनाम लेहरू और अन्य नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम स्वर्ण सिंह। ये आ गया सर हमारा स्वर्ण सिंह वाला फैसला जो मैंने आपको बताया था, लैंडमार्क जजमेंट। मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूं इसमें। और ऊपर वाला भी सर जजमेंट महत्वपूर्ण है। और उसके बाद भी जजमेंट दिया हुआ इसमें IFCO टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम गीता देवी। 3 जजमेंट्स का इसमें हवाला दिया गया है। हवाला देते हुए इसमें बताया गया है। और इसी प्रकार से ये जो मैं स्क्रॉल करके ले जा रहा हूं, मैं आपको नीचे का इस जजमेंट का एक पैरा बता देता हूं जो सबसे महत्वपूर्ण है। ये आ चुके हैं सर हम इसमें। इसमें मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है इसको। ये 17 नंबर है जजमेंट का कि बीमा कंपनी को सभी परिस्थितियों के आधार पर यह साबित करना होगा। क्या साबित करना होगा? कि चालक की नियुक्ति या वाहन सौंपने में उचित सावधानी नहीं बरती गई थी। यह बीमा कंपनी को साबित करना होगा ताकि बीमित व्यक्ति द्वारा उल्लंघन साबित हो सके, जो कि इस मामले में पूरी तरह से नदारत है। उच्च न्यायालय ने केवल इस आधार पर नियोक्ता और कर्मचारी के बीच मिलीभगत मानने में गलती की है कि नियोक्ता द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस प्रस्तुत किया गया था और चालक ने दावे का विरोध नहीं किया था। जैसा कि इस न्यायालय के कई निर्णयों में देखा गया है कि चालक ने स्वयं को दोषी ठहराए जाने के डर से खुद को कटघरे से दूर रखा था। कई बार भाग जाते हैं सर ड्राइवर डर के मारे कि अरे हमारे ऊपर कोर्ट केस हो गया, पता नहीं क्या होगा, तो आते ही नहीं है। तो अब गाड़ी मालिक भी अगर ड्राइविंग लाइसेंस पेश कर देता है तो ये थोड़ी माना जाएगा कि वो मिली भगत है। तो यही इस बारे में बताया गया था। चालक ने स्वयं को दूर रखा था दोषी ठहराए जाने के डर से, क्योंकि उसके खिलाफ मुकदमा लंबित था। किसी भी स्थिति में कर्मचारी की लापरवाही से हुए नुकसान की भरपाई करने का परोक्ष दायित्व नियोक्ता पर है, जिसे मामले का विरोध करना था, जिसे मामले का विरोध करना होगा। न केवल चालक को जारी किया गया ड्राइविंग लाइसेंस प्रस्तुत किया गया, बल्कि उसके आगे नवीनीकरण का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया गया। दरअसल हमने विशेष रूप से पाया कि किया गया नवीनीकरण स्वचालित नवीनीकरण नहीं है, जिसे मोटर वाहन अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता समाप्त होने के 30 दिनों के भीतर कराना अनिवार्य है। आगे बताया गया इसमें, यह मूल रूप से जारी किए गए लाइसेंस की वैधता अवधि 4/4/1994 को समाप्त हो गई थी और नवीनीकरण 11 अगस्त 1994 को किया गया था। अब इसमें आगे सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा बताया गया कि हमें ट्रक मालिकों पर दायित्व थोपने वाले उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखने का कोई कारण नहीं मिलता। हम उच्च न्यायालय के इस आदेश को रद्द करते हैं। जहां तक बीमाकर्ता को दी गई मुआवजे की राशि की वसूली के अधिकार का संबंध है, सिविल अपील फलाना फलाना लिखा हुआ है इसमें, उच्च न्यायालय द्वारा संशोधित अन्य निर्देश जिनमें मुआवजे की राशि का निर्धारण भी शामिल है, अपरिवर्तित रहेंगे। ये मैं सर अब आपको जजमेंट के अंदर से बता रहा हूं। पहला मैंने उसकी शॉर्ट में व्याख्या की थी जो आपको वीडियो के प्रारंभ में बताया था। लेकिन मेरा मतलब ये है कि आप जब जजमेंट देखें तो उसका पेरे में ये चीज कहां दी गई है, जब आप यदि इस चीज को देख लेते हो, समझ लेते हैं, तो आपके अंदर वो पुख्तगी और वो कॉन्फिडेंस जो पैदा होता है उसकी बात ही अलग होती है। पहले भी बताया मैंने करेक्ट जानकारी, अब मैं उस जजमेंट के अंदर से आपको दे रहा हूं। हम अगला जजमेंट देख लेते हैं सर। इसकी सरल व्याख्या की है सर मैंने इसकी, ये स्क्रॉल करके मैं ले जा रहा हूं, आप देख रहे हैं ये पूरी सरल व्याख्या इसमें मेरे द्वारा की गई है। और यहां से हमारा होता है अगला जजमेंट चालू। ये जजमेंट नंबर सर आएगा हमारा भारत के सर्वोच्च न्यायालय का के नागेंद्र बनाम द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, दिनांक 29 जनवरी 2025। इसमें जो मुख्य पेरा है सर मैं आपको बता देता हूं। थोड़ा सा पेरा नंबर 2 बता रहा हूं सर पढ़ के मैं आपको जजमेंट का, कि अपील को जन्म देने वाले निजीकरण तथ्य हैं कि 7 अक्टूबर 2014 को मृतक श्रीनिवास जी मूर्ति, जो अपनी मोटरसाइकिल पर सवार थे, को पंजीकरण संख्या फलानी फलानी वाहनों ने टक्कर मार दी और तेज गति से टक्कर मारी थी, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी मोटरसाइकिल पर मृत्यु हो गई थी। अब मैं सर स्क्रॉल करके ले जा रहा हूं और जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है मैं आपको बताऊंगा। यहां पर आप देख रहे हैं स्वर्ण सिंह नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम स्वर्ण सिंह। वही लैंडमार्क जजमेंट, इस सिद्धांत का जनक और मदर जजमेंट जो है वो उसका हवाला इसमें भी दिया गया है। इसमें जो है कि भुगतान एवं वसूली सिद्धांत से संबंधित अन्य मामलों में बताए गए सिद्धांतों के अनुरूप है इसमें बताया गया है। इसमें हम आगे चलते हैं सर। ये आ गए, इसमें फिर आया है सर 7.1 वाले पेरा में वापस वही लिखा हुआ है स्वर्ण सिंह वाला फैसला अंडरलाइन किया हुआ आप देख रहे हैं। और उसके बाद आता है एक और फैसला है परमिंदर सिंह बनाम न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। इस न्यायालय में उन मामलों में इस सिद्धांत के आवेदन को मंजूरी दी जहां दोषी वाहन के चालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। ये एक और जजमेंट आपको मिला सर। दूसरा है एस यप्पा बनाम यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। और
मेसर से चथा सर्विस स्टेशन बनाम लालमती देवी और अन्य में माना है कि जब किसी दुर्घटना में शामिल वाहन में कुछ ऐसी वस्तुएं पाई जाती हैं जिन्हें ले जाने के लिए वह कानून के अनुसार अधिकृत नहीं थी, ऐसा इसमें बताया गया था, और दुर्घटना के शिकार व्यक्ति को मुआवजा देना होगा, लेकिन वह बीमा पॉलिसी धारक से भुगतान की गई राशि वसूल करने का हकदार होगा। ये बात सर इसमें भी बताई गई है। मतलब एक बहुत तरीके से आपको एक जजमेंट के साथ साथ काफी कुछ आपको जजमेंट मिल गया। और अंत में इसमें जो बताया है कि पीड़ित को मुआवजा देने की आवश्यकता और बीमाकर्ता के हितों के बीच संतुलन बनाते हुए हमारी राय में भुगतान और वसूली के सिद्धांत को लागू करते हुए उच्च न्यायालय का आदेश पूरी तरह से उचित है और इसमें किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। इस जजमेंट के पैरा क्रमांक 10 में बताया गया है। इसके बाद सर इसकी पूरी सरल व्याख्या मेरे द्वारा की गई है, और यहां से फिर हमारा अगला जजमेंट आता है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये यहाँ पे सर हमारा चौथा जजमेंट हो चुका है। ये के नागेंद्र बनाम न्यू इंडियन इंश्योरेंस कंपनी। तो ये हमारा पूरी कंप्लीट मुकम्मल जानकारी संक्षिप्त व्याख्या से भी, मुख्य सिद्धांत से भी, वाद के कारण से भी, और मूल जजमेंट के अंदर जो पेरा वाइज उसमें बताए गए उसके तहत भी मैंने आपको जानकारी दे दी है। और हमारे आज के वीडियो पे मैं मुकम्मल कानूनी जानकारी आपको प्रदान कर चुका हूं। अब यहाँ से सर हमारे अध्याय चालू होते हैं, अध्याय नंबर 1। और अध्याय नंबर 1 से ये अंत है। इसमें तकरीबन 21 अध्याय हो चुके हैं, समथिंग समथिंग 300 के समथिंग इसमें प्रश्न हैं। लेकिन जब इसका पीडीएफ बनता है तो पृष्ठों की संख्या कुछ कम हो जाती है। इस डिजिटल बुक में धारा 1 लगाए 217 की पूरी जानकारी मेरे द्वारा दी गई है, सरल उदाहरणों के साथ मेरे द्वारा समझाया गया है। जैसा कि आप जानते हैं मोटरयान अधिनियम 1988 में 1 लगाए 217 धाराएं हैं। धारा 1 में बताया गया है कि इसको मोटरयान अधिनियम 1988 कहा जाएगा। इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है, और ये जो केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा जो इसकी जारी करने की तारीख नियत करेगी वही इसकी जो है कि लागू होने की तारीख मानी जाएगी। और अलग अलग स्टेट में तारीखें अलग अलग हो सकती हैं, जो गजट में जो उसकी तारीख नियत की जाएंगी। तो ये इसके बारे में है जानकारी। इसके प्रारंभ में लिखा है सर मैंने, क्योंकि एक्सीडेंट होता है तो व्यक्ति घबरा जाता है, तो शरीर की चोटें तो वक्त के साथ भर जाएंगी मगर हौसले की उड़ान तुम्हें फिर से शिखर पर ले जाएगी। हौसला ना हारें, हिम्मत बनाए रखें। कानून तुम्हारे हक के लिए ढाल बनकर खड़ा है, इंसाफ का ये रास्ता तुम्हारी हिम्मत से भी बड़ा है। और ये इसके बाद सर इसमें डिस्क्लेमर भी है और विषय सूची भी है। ये पूरी विषय सूची है सर, मैंने पिछली कई ई बुक्स में इसका परिचय कराया है। शॉर्ट में मैं पढ़ के बता देता हूँ। अध्याय 1 में मोटरयान अधिनियम 1988 का परिचय, 2 में ड्राइविंग लाइसेंस और कंडक्टर लाइसेंस, धारा 3 से 28। 3 में अध्याय में मोटर वाहनों का पंजीकरण, धारा 39 से 65। और अध्याय 4 में परमिट और परिवहन वाहनों का नियंत्रण। अध्याय 5 में सड़क सुरक्षा और यातायात नियम। अध्याय 6 में बीमा और तृतीय पक्ष देयता, धारा 145 से 147। अध्याय 7 में क्लेम ट्रिब्यूनल का गठन और कार्यप्रणाली। 8 में क्षेत्राधिकार और याचिका दायर करना, धारा 166। 9 में समय सीमा और देरी माफी, धारा 5 के तहत हम लिमिटेशन का आवेदन कैसे लगाएंगे। 10 में मुआवजे की गणना। इसमें मुआवजे की गणना में 2 जजमेंट में आपको और बता दूं, जो सरला वर्मा विरुद्ध दिल्ली परिवहन निगम, और ये है कि 2004 का जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का। इसमें मल्टीप्लायर का सिद्धांत इसमें लागू होता है, जो गुणक निकाला जाता है वो इसी के आधार पर निकाला जाता है। और एक नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी, ये 2017 का। इसमें प्रोस्पेक्ट फ्यूचर प्रोस्पेक्ट, भविष्य की संभावनाओं को किस आधार पर निकाला जाएगा क्लेम राशि देने के लिए, वो इसमें बताया गया है। तो ये दोनों लैंडमार्क जजमेंट है, और इन्हीं के बेसिक आधार पर हम खुद भी एक अंदाजा लगा सकते हैं कि संभावित क्लेम कितना उसमें बन सकता है। वो जो न्यायालय के द्वारा निकाला जाएगा वो तो हमारे सामने जजमेंट के रूप में आ ही जाएगा। और अध्याय 11 में 100% विकलांगता और गंभीर चोट के परिणाम। यहाँ पर मैं बता दूं सर, 100% विकलांगता के ऊपर एक वीडियो मैंने अपलोड किया है, बड़ा ही लेटेस्ट जजमेंट है, हंसराज विरुद्ध मुकेश नाथ, 6 मई 2026 का है। इसमें 100% डिसेबिलिटी आ गई थी। वो अपने साथी के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर जा रहा था, ट्राली से टक्कर हो गई पिछले हिस्से से, 100% डिसेबिलिटी उसको आ गई। उसके द्वारा जो है कि मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 66 के तहत ट्रिब्यूनल कोर्ट में 22,45,000 का जो है कि क्लेम याचिका पेश की। वहां पर 7 लाख और कुछ हजार रुपए का उसको मुआवजा दिया गया। उससे असंतुष्ट होकर इसी अधिनियम की धारा 173 के तहत हाईकोर्ट में अपील की। हाई कोर्ट ने उस मुआवजा राशि को बढ़ाकर 12 लाख और कुछ हजार रुपए कर दिया। वहां से भी असंतुष्ट होकर ये लोग सर्वोच्च न्यायालय में गए। सर्वोच्च न्यायालय ने उस राशि को बढ़ाकर 56 लाख रुपए कर दिया गया। तो ये इस प्रकार सर ऐसा हो जाता है। तो ये लेटेस्ट जजमेंट भी इस डिजिटल ई बुक में शामिल है, और इस पे मेरा स्पेशल वीडियो भी मैं मेरे चैनल पर बना चुका हूं सर।
मेरे चैनल पर ये स्पेशल वीडियो अपलोड है और उसकी डिजिटल ई बुक भी उसी वीडियो के नीचे मौजूद है। यदि आपको आवश्यकता महसूस हो तो आप इसको वहां से खरीद भी सकते हैं। 12 हो गया सर। 13 में अपराध दंड और कानूनी प्रक्रिया। 14 में ड्राफ्टिंग किट अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न। 15 में 16 में धाराएं क्या कहती है। 17 में मोटर वाहन अधिनियम के क्या क्या उद्देश्य हैं। 18 में दिव्यांगों की गाड़ियों के क्या है नियम। 19 में गाड़ी आरसी एक्सेल वेट और आर्टिकुलेटेड व्हीकल की क्या डेफिनेशन है। 20 में इन कागजों के बिना एक्सीडेंट क्लेम केस नहीं मिलेगा। 21 में लाइसेंस फेक फिर भी गाड़ी मालिक सेफ। और 22 में एमवीए सेक्शन 150 न्यू रूल्स मोटर वाहन अधिनियम की धारा 150 क्या है। तो आज के इस वीडियो में सर मैंने आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी प्रदान कर दी है कि यदि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तब भी आप क्लेम केस प्राप्त कर सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए इन फैसलों के आधार पर। ये एक कोशिश है, एक प्रयास है, दावा नहीं है। आप प्रयास करें, जो भी फैसला होगा कोर्ट के द्वारा दिया जाएगा और पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के प्रकाश में आपको जरूर फायदा मिलेगा। यदि नहीं भी मिलता है तो अपीलेट कोर्ट में आप अपील कर सकते हैं। लेकिन यदि हम बिल्कुल हाथ पे हाथ रखकर बैठ जाएंगे, कुछ करेंगे ही नहीं, तो हमें सफलता फिर कहां से प्राप्त होगी सर। दूसरा है, यदि लाइसेंस ही नहीं है तब आप क्या करेंगे, वो भी मैंने जानकारी दे दी। तीसरा हिट एंड रन का मामला है, उसकी भी जानकारी मैंने आपको दे दी। तो आज के वीडियो में सर मैं मुकम्मल कानूनी जानकारी आपको दे चुका हूँ। ये जो डिजिटल ई बुक है इसकी कीमत 299 रुपये मेरे द्वारा रखी गई है। उसकी लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा दे दी गई। 2 लिंक है वहां मौजूद है। एक मेरी वेबसाइट की है जो सिर्फ इंडिया में काम करती है। दूसरी लिंक है गूगल ई बुक पार्टनर की, वो 75 से अधिक देशों में सक्रिय है। वो भारत के रहने वाले भी खरीद सकते हैं और भारत से बाहर रहने वाले भी वहां खरीद सकते हैं। सिर्फ इंटरनेशनल चार्जेस की वजह से 50 पैसे का चार्ज वहां पर अधिक है। दोनों की खरीदने की प्रोसेस समान ही है। जैसे ही आप मेरी वेबसाइट पर जाएंगे, नाम, उपनाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी लिखेंगे और 299 रुपए का भुगतान करेंगे, वैसे ही आपकी ईमेल आईडी पर मैसेज आएगा। वहां पर डाउनलोड लिखा दिखाई देगा। आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल, कंप्यूटर, स्मार्टफोन पर डाउनलोड हो जाएगी। इसी प्रकार से गूगल ई बुक पे आप जाएंगे परचेस करने। जैसे ही आप भुगतान करेंगे, एक गूगल प्ले ऐप आपको डाउनलोड करना होगा आपके मोबाइल पर प्ले स्टोर से, और आपके वो उसी पर डाउनलोड हो जाएगी भुगतान करने के बाद। तो आपकी स्थायी लाइब्रेरी हो जाएगी। कभी आपका मोबाइल गिर गया, घूम गया, खो गया, लॉग आउट हो गए, आप नए मोबाइल में सिम डालेंगे, जब लॉगिन करेंगे तो फिर वापस वो ओपन हो जाएगी और यहाँ पर पीडीएफ आपको खुद को संभाल कर रखना पड़ेगा। और ये डिजिटल ई बुक और ये मेरे द्वारा दी गई जानकारी सिर्फ शैक्षणिक उद्देश्य से मेरे द्वारा दी गई है। ये किसी को भी व्यक्तिगत जानकारी नहीं है। इसके यदि आप कोई भी कार्रवाई करें तो आपके वकील साहब से सलाह मशवरा करने के बाद ही करें। यदि आप को किसी भी प्रकार का नुकसान होता है आपकी कार्रवाई करने से, खुद अपने मर्जी से आप करते हैं, तो उसके लिए ना तो मैं ना मेरी डिजिटल ई बुक जिम्मेदार है। ये सिर्फ एक कानूनी जागरूकता के उद्देश्य से मेरे द्वारा वीडियो बनाया गया है। किसी को भी व्यक्तिगत सलाह नहीं है। आपके वकील साहब से सलाह मशवरा करने के बाद ही आप आगे की कार्रवाई करें। और ये जबरदस्त सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट में लेकर आया हूँ। इस डिजिटल ई बुक में तकरीबन 15 से ऊपर लैंडमार्क जजमेंट मेरे द्वारा शामिल किए जा चुके हैं। एक बड़ी महत्वपूर्ण डिजिटल ई बुक है मोटर व्हीकल यान पर। और वो आजकल सर दुर्घटनाएं काफी हो रही हैं, और मेरा भी उद्देश्य और मकसद यही है कि हर पीड़ित को न्याय मिले, हर पीड़ित को सहायता मिले, हर पीड़ित की समस्या हल हो, उसके परिवार के लोगों के दुख और गम दूर हो। क्योंकि वो पहले ही भारी बोझ और दबाव में रहता है। यदि परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो वो तो सर उसका तो हाल ही बेहाल होता है, इलाज के पैसे तक भी नहीं होते हैं। ऐसे में उसको यदि सहायता मिल जाती है तो बड़ा पुण्य का कार्य है। और मैं इसी मकसद और इसी नियत से वीडियो बनाता हूं कि जो पीड़ित व्यक्ति है उसको ज्यादा से ज्यादा मुआवजा राशि मिल सके, उसका क्लेम खारिज भी ना हो, किसी भी सूरत में खारिज ना हो। क्योंकि ये बड़ी समस्या हो जाती है कि ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो बीमा कंपनी हाथ ऊंचा कर देती है। लेकिन ये जो चीजें मैं लेकर आया हूं आपके लिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जजमेंट, ये उसको हाथ खड़े नहीं करने देगी बीमा कंपनी को, और भुगतान करना ही होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजमेंट कह रहे हैं। आप खुद इन जजमेंट को सर्च कर सकते हैं, ओरिजिनल बुक में से निकालकर इनकी कॉपी कोर्ट में जज साहब के समक्ष पेश कर सकते हैं। ये मेरी डिजिटल ई बुक है, पीडीएफ है, नोट्स है, इसको आप कोर्ट में पेश नहीं कर सकते। आप इसको स्वयं के उपयोग के लिए आप कर सकते हैं। आपके वकील साहब से सलाह मशवरा कर लें, और जो साइटेशन का उपयोग कहां पर किस प्रकार से हो सकता है वो आपको आगे की गाइडलाइन दे देंगे। तो आज के वीडियो में सर मैंने आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी प्रदान कर दी। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।